हेलो फ्रेंड्स, मनवा स्क्रीन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं द कैलामिटी ऑफ द एंड टाइम्स का नेक्स्ट पार्ट। इस बार एपिसोड लगभग 30 मिनट का होगा, लेकिन चिंता मत करें, 2 दिन बाद आपको पूरा 1 घंटे का एपिसोड मिलेगा। तो बिना देर किए चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। उसने माफी मांगी, ये कहते हुए कि वो भी बस एक एबिलिटी चाहती थी। जो ने सोचा कि अगर उसने ये बात समय रहते नहीं समझी होती तो सब कुछ और भी बुरा हो सकता था। फिर जो ने कहा कि वो अब उसे उसकी पावर्स को यूज करना सिखाएगा। उसने उससे कहा कि अपनी आंखें बंद करे और कंसंट्रेट करे, ये समझाते हुए कि पावर को ऐसे फील करना चाहिए जैसे हवा फेफड़ों में जाती है, लेकिन इस केस में ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रही थी। उसने कहा कि अब ये पावर उसके इंस्टिंक्ट्स का हिस्सा है और उसे इसका इस्तेमाल करके अपने चारों ओर की दुनिया को महसूस करना चाहिए। जो ने पूछा कि क्या उसे कुछ दिखाई दे रहा है, और शाओमे ने जवाब दिया कि हाँ, उसे लाइफ दिखाई दे रही है, जैसे वो उसके फ्लो को परसीव कर पा रही हो और शायद कंट्रोल भी। फिर उसने उस मिट्टी पर हाथ फेरा जो तैयार की गई थी और तुरंत एक पौधा उगाया और बढ़ने लगा। शाओमे ने हैरानी से पूछा कि क्या उसकी पावर प्लांट्स को तेजी से ग्रो करना है। जो ने कंफर्म किया कि देखने से तो यही लगता है कि ये उसकी पावर्स में से एक है। उसी वक्त जो ने भी वही पावर यूज की और एक आलू जिसे उसने सुबह लगाया था उसे इंस्टेंटली ग्रो कर दिया जब तक कि वो हार्वेस्ट के लिए रेडी नहीं हो गया। शाओमे शॉक्ड होकर पूछती है कि उसने ऐसा कैसे किया, और जो ने जवाब दिया कि अब फूड का प्रॉब्लम ऑफिशियली सॉल्व हो गया है। इजी। हालांकि शाओमे थोड़ी डिसअपॉइंटेड थी, सोचते हुए कि क्या उसकी एबिलिटी सिर्फ फार्मिंग के लिए ही है। उसने सोचा कि काश उसके पास कोई कूल पावर होती, जैसे लेजर बीम शूट करना, स्टॉर्म समन करना या मैजिकल गर्ल बन जाना, लेकिन अंत में वो बेसिकली एक फार्मर बन गई। जो ने कहा कि वो ज्यादा सोच रही है और उसे इस पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। उसने ये भी सोचा कि आमतौर पर जब कोई ज़ॉम्बी कोर कंज्यूम करता है तो किसी को एबिलिटी मिलने के चांसेस बहुत लो होते हैं, लेकिन शिया और शाओमे दोनों को मिली। ये काफी इम्प्रेसिव था। जो को शक था कि ये सिर्फ लक नहीं थी, शायद ये उनकी खुद की स्किल थी। अगली सुबह जब मुर्गा बोला तो जो ने उसे चुप रहने को कहा और सोचा कि न्यू ये चिकन्स कहाँ से लाया। न्यू ने समझाया कि उसके पास पहले से एक फीमेल हेन थी जो वो घर से लेकर आया था ताकि एक फार्म शुरू कर सके। उसने कहा कि कई साल पहले जब विलेज फार्म में लेबर की कमी थी तब विलेज कमेटी ने टेम्पररी हेल्प के लिए कहा था। जब वो गए तो उन्होंने उसके फैमिली को एक हेन दी थी और तब से वो उसकी देखभाल कर रहे थे। जो ने सोचा कि फार्म उसके घर से ज्यादा दूर नहीं था, तो उन्होंने वहां जाने का फैसला किया। चियाओ ने बताया कि इस बार का गोल था कि जितने भी कैटल अभी जिंदा है उन्हें ले आना और जो भी खाने लायक हो उसे वापस लाना। लेकिन जब वो पहुंचे, हुआंग ने देखा कि वहां बहुत सारी बॉडीज पड़ी थी और उसने सोचा कि क्या ये म्यूटेंट ज़ॉम्बीज में बदल सकती हैं। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें लगा कि ये ज़ॉम्बीज किसी गन से मारे गए हैं। जो ने कहा कि चिंता मत करो, जब तक हम बहुत डार्क जगहों से दूर रहेंगे ये दोबारा नहीं उठेंगे, क्योंकि ज़ॉम्बीज की सबसे बड़ी वीकनेस थी सूरज। होंग ने कहा कि शायद बाहर की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। न्यू ने ऑप्टिमिस्टिक होकर कहा कि बड़ी सिटी में तो हाईटेक वेपन्स होंगे और शायद उन्होंने इससे बहुत बेहतर तरीके से निपटा होगा, तो जल्दी ही कोई सिटी से आकर उन्हें रेस्क्यू करेगा। लेकिन जो ज्यादा रियलिस्टिक था, ने कहा कि इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस रखना ठीक नहीं है। उसने कहा कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में सबसे डरावनी चीज ज़ॉम्बीज या वायरस नहीं थे, बल्कि वो डिजास्टर था जो वायरस ने दुनिया में पैदा किया। अब सब कुछ बदल चुका है और एकमात्र चीज जिस पर भरोसा किया जा सकता है वो है हम खुद। बाद में न्यू को कुछ फ्रेश एग्स मिले और जो ने पूछा कि क्या ये हैच होंगे। न्यू ने जवाब दिया कि जब तक टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सही रहे, हाँ, ये हैच हो सकते हैं। इस बीच होंग को ये सब थोड़ा अजीब लगा क्योंकि उसे सिर्फ एग्स दिख रहे थे और उसने सोचा कि कैटल कहाँ है। न्यू ने कहा कि शायद वो भी मर चुके हैं। तभी एक और जानवर दिखाई दिया, एक गूस। हैंग ने कहा कि कम से कम कुछ लाइव स्टॉक तो अभी भी जिंदा है। उसने जो से बैग लिया और कहा कि वो गूस को ट्रैवल के लिए पैक करेगा क्योंकि उसे ये काम आता है। जब वो गूस को बांध रहा था, होंग ने समझाया कि कभी भी गूस को सीधे हाथों से नहीं पकड़ना चाहिए क्योंकि वो काटते हैं। फिर उसने सावधानी से उसके विंग्स बांधे और कहा कि आमतौर पर जीस को हैंडल करना मुश्किल होता है, लेकिन ये वाला तो काफी बेवकूफ लग रहा है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो गूस जानबूझकर पास आया था, हैंग का सिर फाड़ने के इरादे से। सौभाग्य से जो ने जल्दी से रिएक्ट किया और गूस को फेंक दिया। हैंग ने घबरा कर पूछा कि क्या हो रहा है। जो ने महसूस किया कि कुछ बहुत गलत है और सबको भागने को कहा, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकले उन्होंने देखा कि वो ज़ॉम्बी गीस की एक पूरी आर्मी से घिरे हुए थे। एक सच्ची हॉर्ड उनके बड़े बड़े खुले मुंह के साथ सबको खाने को तैयार थी।
जो ने जल्दी से एक एस्केप रूट ढूंढा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि नू और हुआंग बहुत थके हुए थे। वो आराम से दौड़कर भाग सकता था, लेकिन वो उन्हें छोड़ नहीं सकता था। इसलिए जो ने अपना दूसरा पावर यूज करने का फैसला किया, जो उसने शाओमे से बोरो किया था। उसने ग्रोथ एबिलिटी एक्टिवेट की और कई लताएं उगाई, जिन्होंने गीस को जकड़ लिया और एक लिविंग वॉल बना दी उनके और होर्ड के बीच। जो ने चेतावनी दी कि उसने फिलहाल म्यूटेंट्स को रोक दिया है, लेकिन अब जल्दी भागना जरूरी है। लेकिन जैसे ही उन्होंने दूसरी दिशा में दौड़ने की कोशिश की, उन्हें एहसास हुआ कि वो उधर से भी घिरे हुए हैं। एक और म्यूटेंट गीस की हॉर्ड रास्ता रोक रही थी। अब वो पूरी तरह से फंस चुके थे। जो ने सबको उस बिल्डिंग में घुसने को कहा और उन्होंने ऐसा ही किया। फिलहाल ऐसा लग रहा था कि ये काम कर गया है। न्यू ने कहा कि अब वो अंदर फंसे हुए हैं। उसने कहा कि जो शायद बच सकता है, लेकिन उसके और हैंग के लिए मुश्किल होगी, क्योंकि ज़ॉम्बी गीस की हॉर्ड अब भी नीचे थी। जो ने जवाब दिया कि ये उनकी गलती नहीं थी कि वो नीचे फंसे हैं। उसने वादा किया कि वो सबको घर ले जाएगा। उसने सोचा कि शायद अगर वो अपनी सारी शक्ति बुडस ब्लड को सर्कुलेट करने में लगा दे, तो वो दो बड़ों को प्रोटेक्ट कर सकता है। लेकिन उसे यकीन नहीं था कि वही पावर उन सभी म्यूटेंट्स को एलिमिनेट करने के लिए काफी होगी। अगर एनर्जी बीच में खत्म हो गई तो सब मर जाएंगे। वो सोच रहा था कि क्या ये रिस्क लेने लायक है। इस बीच हैंग ने देखा कि वहां एक कंप्यूटर चालू था। फार्म में अब भी बिजली थी और वो सिस्टम से कनेक्टेड था, लेकिन उसी वक्त उन्होंने शुरू कर दिया। दरवाजे पर जोर से मार हो रही थी। जो चिंतित होकर हुआंग से बोला कि वो वही करे जो वो करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो डोर ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। हुआंग ने जवाब दिया कि उसे बस 3 मिनट चाहिए फिनिश करने के लिए। उसने कहा कि अगर वो सफल हो गया तो वो उन म्यूटेंट्स को खत्म कर देगा। जो ने डोर की ओर देखा और महसूस किया कि वो 3 मिनट तक नहीं टिकेगा, तो उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। वो सीधे हमला करने निकल पड़ा। उसने डोर को कसकर पकड़ा और उसी के इम्पैक्ट से ढेर सारे ज़ॉम्बी गीस को कुचलना शुरू कर दिया। फिर वो कॉरिडोर में आगे बढ़ता गया, डोर को एक साथ शील्ड और वेपन की तरह इस्तेमाल करता हुआ, रास्ते में जीस को तबाह करता और उन्हें मांस के टुकड़ों में बदलता हुआ। उसने सोचा कि इससे उसे थोड़ा टाइम मिल जाएगा, लेकिन हैरानी से उसने देखा कि वो बर्स्ट हुआ मांस फिर से हिलने लगा। उधर न्यू ने घबराकर पूछा कि हैंग क्या कर रहा है। उसने कहा कि जो बाहर लड़ रहा है, लेकिन वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। हुआंग कंसंट्रेट करते हुए बोला कि ये लास्ट स्टेप है। जैसे ही उसका डाउनलोड पूरा होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाहर जो की हालत और खराब होती जा रही थी। वो सारा नष्ट हुआ मांस इकट्ठा होकर एक विशाल म्यूटेंट क्रीचर में बदल गया। डोर से प्रोटेक्ट करते हुए भी वो अगले वार को नहीं रोक पाया। यहाँ तक कि बुडास ब्लड की शक्ति भी उस चीज के सामने कमजोर लग रही थी। जो डोर के साथ फर्श पर लुढ़कता हुआ दूर तक घसीटा गया। ये देखकर नू चिल्लाया कि जो हुआंग को लेकर भाग जाओ, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। लेकिन जो घायल होते हुए भी बोला कि वो किसी को नहीं छोड़ेगा। उसने वादा किया कि वो सबको साथ लेकर जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जब क्रीचर फिर से आगे बढ़ा तो जो ने एक लास्ट कोशिश की। उसने अपनी दोनों पावर्स एक साथ यूज की। उसके अंदर दो फोर्सेस आपस में टकराने लगी, एक अजीब सेंसेशन पैदा करते हुए, जैसे उसका शरीर अंदर से फटने वाला हो। लेकिन उसी वक्त उसने प्योर पावर को जन्म लेते हुए महसूस किया। फिर उसने इस पूरी एनर्जी को एक सिंगल ब्लो में कॉन्सेंट्रेट किया, जिसमें दोनों पावर्स एक साथ समाहित थी। ये वार इतना ताकतवर था कि उस मांस के मॉन्स्टर को सीधे डस्ट में बदल दिया, उसके दांत हवा में उड़ते हुए। इसके बाद जो का एक आर्म पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। वो लगभग हिल भी नहीं पा रहा था। उसने चारों ओर देखा, सोचते हुए कि क्या ये सच में खत्म हो गया है। उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने अभी क्या स्किल इस्तेमाल की, क्योंकि उसने पहले ऐसा कुछ कभी महसूस नहीं किया था। लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसने इतनी एनर्जी खर्च कर दी कि वो खड़ा भी मुश्किल से हो पा रहा था। लेकिन प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं हुई थी और भी जीस उसकी ओर आ रहे थे, और ऐसी हालत में जो के पास लड़ने की ताकत नहीं बची थी। तभी एक तेज आवाज पूरी फार्म में गूंजने लगी। एक लाउड स्पीकर ने वो साउंड पूरे विलेज में प्रोपगेट किया और सारे जीस तुरंत उस डायरेक्शन की ओर भागने लगे जहां से वो आवाज आ रही थी। हैंग ने राहत की सांस लेते हुए पूछा कि क्या ये काम कर गया। नू ने म्यूटेंट्स को भागते हुए देखकर कहा हाँ। उसने पूछा क्या हुआंग ने कर दिखाया। हुआंग ने मुस्कुराते हुए कंफर्म किया कि जैसे उसने सोचा था वैसे ही हुआ। उसने फार्म सिस्टम को एक्सेस कर लिया और उसमें तेज म्यूजिक चला दिया, जिससे सारे म्यूटेंट्स उनकी तरफ से हट गए। हैंग ने बताया कि वो म्यूजिक हमेशा तब प्ले होता था जब कैटल को फीड करना होता था। तो जब एनिमल्स वो साउंड सुनते थे तो वो तुरंत फीडिंग एरिया की ओर भागते थे। प्लान काम कर गया था और हुआंग ने कहा कि कम से कम वो लोग एग्स तो ले पाए।
क्योंकि वो फिर कभी उस जगह पर वापस नहीं जाना चाहते। बाद में जब वे कार में थे तो उन्होंने देखा कि सौभाग्य से एग्स नहीं टूटे थे। हुआंग ने जिज्ञासु होकर पूछा कि नू ने वो एग्स कब उठाए। नू ने जवाब दिया कि जब वो गूस पकड़ने गया था तब उसने मौका देखकर वो एग्स भी ले लिए। हैंग ने थोड़ी शक भरी नजर से पूछा कि क्या उसे यकीन है कि जब वो एग्स हैच होंगे तो वो म्यूटेंट्स नहीं बनेंगे। न्यू ने समझाया कि नहीं, क्योंकि वो एग्स कम से कम 2 हफ्ते से वहीं पड़े थे। बाद में जब सब घर लौटे तो सभी ने मिलकर प्लानिंग शुरू की। वो ग्रुप्स बना रहे थे और हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांट रहे थे। मई लीड लेते हुए बोली कि कमांडर इन चीफ जो की तरफ से वो फ्यूचर कॉम्बैट प्लान को रीइंफोर्स करना चाहती है। सबसे पहले सिक्योरिटी ग्रुप था जो बेस के चारों ओर पेट्रोलिंग करेगा और प्रोटेक्टिव फैसिलिटीज बनाएगा। इसके जिम्मेदार होंगे लाओ, शाओ और हुआंग। फिर था एग्रीकल्चरल और लाइफ स्टॉक ग्रुप जो फूड ग्रो करेगा और एनिमल्स को रेज करेगा। मैं खुद और न्यू इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे, खासकर अब जब उसे मैजिकल फार्मिंग भी आ गई थी। अगला ग्रुप था रिसोर्स इंटीग्रेशन जो स्टैटिस्टिक्स, मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन और रिसोर्स प्लानिंग को संभालेगा। इस सेक्टर की जिम्मेदारी होगी चीफ फैमिली की मदर और अल्क्विन के पास। आखिर में था एक्सप्लोरेशन ग्रुप जिनका काम था आसपास रिसोर्सेज और मटेरियल्स की खोज करना और मॉनिटरिंग और डिटेक्शन करना। ये ग्रुप बेस की आंखें होंगे। इसी समय एल्क्विन जो से प्रैक्टिकली रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो उसे अगली मिशंस में साथ ले चले। जो ने क्यूरियस होकर पूछा कि वो क्यों जाना चाहता है। लिन बीच में बोल पड़ी, ये कहते हुए कि उसे मई के साथ जो हुआ वो देखकर डर लग रहा था और वो भी जो के साथ जाना चाहती थी। उसने बताया कि उसे विलेज में एक सेफ जगह पता है जहां सिर्फ उनके 2 लोगों के लिए पर्याप्त रिसोर्सेज हैं। उसने कहा कि वो वहीं सरवाइव कर सकते हैं जब तक कोई रीइंफोर्समेंट ना जाए और किसी और के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। जो ने उसकी ओर एकदम सीरियस होकर देखा। उसने कहा कि इस तरह की बात सुनना जिसमें वो अपने परिवार को छोड़ देने की बात सोच रही थी, कुछ ऐसा है जो उसे कहने की हिम्मत भी नहीं करनी चाहिए थी। उसने कहा कि अगर वो सच में अकेले सर्वाइव करने की कोशिश करती तो सबसे पहले वही छोड़ दी जाती। रवाना होने से पहले बिंग उसका इंतजार कर रही थी। उसने पूछा कि क्या अब वे जा सकते हैं और जो ने कहा हाँ बिल्कुल। बाद में जब वो विलेज पियर पर पहुंचे तो बिंग ने इधर उधर देखकर कहा कि ये जगह इतनी रिमोट लग रही है कि ये फिशिंग के लिए बिल्कुल सही होगी। उसने पूछा कि क्या सच में लोग पहले यहाँ आए थे और ये जगह किसकी थी। जो ने समझाया कि इसका मालिक लिंग था और उसने ये जगह कभी कभार खोजी थी, उस समय के हालात का फायदा उठाते हुए। बिंग ने पूछा कि लिन को जो से इतनी नफरत क्यों है। जो ने जवाब दिया कि स्कूल में शुरुआत से ही उनका आपस में टकराव हो गया था। उसने कहा कि लिन हमेशा बहुत एरोगेंट था और सोचता था कि सबको वही करना चाहिए जो वो कहे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस वक्त वो अमीर था। लेकिन जो को ऐसा इंसान कभी पसंद नहीं आया और सच कहें तो वो हमेशा हर चीज में उसे हरा देता था। इसलिए लिन ने उसके खिलाफ बहुत गहरी दुश्मनी पाल ली थी। इसके बाद उसने जो की गर्लफ्रेंड को चुराने की कोशिश भी की और हमेशा इस बात पर घमंड करता था। हालांकि जो को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। बाद में वे उस जगह के बेसमेंट में गए जहां उन्हें एक बड़ा फ्रीजर मिला। उस फ्रीजर का दरवाजा बहुत ज्यादा भारी लग रहा था। बिंग ने हैरानी से पूछा कि उसे इस जगह के बारे में कैसे पता था। जो ने जवाब दिया कि उसने इसके बारे में सुना था। असल में उसे लगता है कि वो अपनी पास्ट लाइफ में इस जगह पर आया था और उसे याद है कि यहाँ का सामान काफी समय तक टिका रहा था। उसने फ्रीजर का दरवाजा खोला, ये याद करते हुए कि अपनी पिछली जिंदगी में जब उसने ये जगह खोजी थी तब वहां की बिजली पहले ही कट चुकी थी। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वहां का खाना अब भी पूरी तरह से फ्रेश था। इस बार जो को भरोसा था कि वहां उन्हें अच्छा फूड मिलेगा। शायद कुछ सर्वाइवर्स भी वहां छुपे हुए हों। लेकिन अचानक बिंग डर कर चिल्लाई। वो असहज महसूस करने लगी और बोली कि फिश कुछ अजीब लग रही है। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, वो फिश जो मरी हुई थी हिलने लगी। तभी जो उस पर कूदा, ये समझते हुए कि वो असल में एक म्यूटेंट फिश थी। हालांकि उसने पूरी ताकत से हमला किया, जो का वार कोई असर नहीं कर पाया। उस फिश ने पानी की एक तेज बौछार से जवाब दिया जिसने जो को दूर फेंक दिया। जल्दी से एनालाइज करते हुए जो ने समझा कि वो फिश कम से कम रैंक 2 म्यूटेंट थी। बिंग ने घबराकर पूछा कि क्या वो ठीक है। जो ने उठते हुए चिल्लाकर कहा कि उसे भागना होगा क्योंकि वो उस तंग जगह में उस क्रीचर से नहीं लड़ पाएगा। लेकिन अचानक उनके पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। जो को एहसास हुआ कि अब भागने का टाइम नहीं बचा है। एकमात्र ऑप्शन अब उस फिश को मारना था। बिंग जाहिर है ज्यादा कुछ नहीं कर सकी, बस देखती रही। जो को तब उस फिश की कमजोरी समझ आई, उसकी गिल्स। उसने जल्दी से उस जानवर के पीछे जाने की कोशिश की
ताकि उसकी कमजोर जगह पर वार कर सके। लेकिन बीच रास्ते में उसके हमले को फिश के शरीर से निकलते छोटे छोटे कीड़ों की बारिश ने रोक दिया। तब ये साफ हो गया कि वो पैरासाइट्स उस फिश के शरीर के साथ सिम्बियोसिस में रहते हैं। जब भी होस्ट खतरे में होता वो उसकी रक्षा करते। खुद को डिफेंड करने की कोशिश में जो फिर से दूर फेंक दिया गया। जैसे ही फिश उसे खत्म करने वाला था, जो ने तेजी से चारों ओर देखा और एक गिरे हुए इलेक्ट्रिक केबल को पाया। बिना ज्यादा सोचे उसने उस फिश को इलेक्ट्रोक्यूट कर दिया। जैसे ही फिश जमीन पर गिरा, जो दौड़ा ताकि काम खत्म कर सके। फिश के शरीर को देखते हुए जो ने सोचा कि हालांकि बहुत सी चीजें उसकी पिछली जिंदगी से अलग थी, ज्यादातर घटनाएं अब भी एक्सीडेंटल लग रही थी, लेकिन उस म्यूटेंट को देखकर वो लगभग निश्चित था कि किसी ने जानबूझकर उस क्रीचर को वहां रखा था। बिंग ने राहत की सांस लेते हुए पूछा कि क्या वो ठीक है। जो ने कहा हाँ, लेकिन साफ कर दिया कि ये जगह सुरक्षित नहीं है। फिर उन्होंने डोर खोलने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा कि वो बाहर से लॉक था। बिंग ने घबराकर कहा कि किसी ने उन्हें अंदर बंद कर दिया है। जो ने गहरी सांस ली और उसे पीछे हटने को कहा, फिर बुडास ब्लड की पूरी पावर लगाकर डोर खोलने की कोशिश की। फिर भी डोर हिला तक नहीं। कुछ मिनट बीते और दोनों अब भी अंदर फंसे हुए थे। बिंग थककर बोली कि उसने हर जगह देख लिया, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। उसने कहा कि और कोई रास्ता नहीं है बाहर निकलने का। जो ने चारों ओर देखा और महसूस किया कि उस फ्रीजर का टेम्परेचर जल्दी ही -1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। शायद वो कोल्ड सहन कर ले, लेकिन ऑक्सीजन जल्दी खत्म हो जाएगी। जो ने दृढ़ होकर कहा कि वो दोबारा कोशिश करेगा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता, बिंग ने फिश के सिर से एक क्रिस्टलाइन न्यूक्लियस निकाल लिया। उसने उसे देखते हुए कहा कि उसे लगता है कि अगर वो उस न्यूक्लियस को निगल ले तो वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। इस बीच बाहर लोग दोनों को ढूंढने लगे थे। उन्हें बहुत देर हो चुकी थी और कुछ अजीब लग रहा था। तभी उन्हें एक हॉर्ड की आवाज सुनाई दी, जिसने सभी का ध्यान खींचा क्योंकि अभी रात भी नहीं हुई थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि एक पेड़ में कोई छिपकर उनकी सारी बातें सुन रहा था, और हमेशा की तरह ऐसा लग रहा था कि वो इंसान हमेशा उसी पेड़ में छुपा रहता था। उसी वक्त जो को अपनी पास्ट लाइफ की एक फ्लैशबैक आई। उसे याद आया कि वो चीखों की आवाज से उठा था। वो बिंग ही थी जो चिल्ला रही थी, उसे जल्दी उठने को कह रही थी क्योंकि और दुश्मन आ रहे थे। उसने चेतावनी दी कि वहां 4 क्यू रैंक के म्यूटेंट डॉग्स और 2 एस रैंक के टाइगर्स थे। जाओ ने एनालाइज करते हुए समझा कि 20 मिनट में वे वहां पहुंच जाएंगे। उन्हें तुरंत इवैक्यूएट करना होगा। लेकिन बिंग ने साफ शब्दों में कहा कि इवैक्यूएशन के लिए उनके पास पर्याप्त समय नहीं था। उसने कहा कि वो मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रैक्ट करेगी ताकि बाकियों को भागने का टाइम मिल जाए। जो ने शॉक्ड होकर कहा कि टीम अपने कैप्टन के बिना डायरेक्शनलेस हो जाएगी, लेकिन बिंग मजबूत थी। उसने कहा कि उस वक्त जो ने अभी तक अपनी एबिलिटी भी अवेकन नहीं की थी, तो अगर वो रुकता तो टीम के लिए बोझ बन जाता। उस वक्त जो सोच रहा था कि उसने क्रिस्टल कंज्यूम करने के बाद भी अपनी एबिलिटी क्यों अवेकन नहीं की। फिर भी बिंग की आंखों में देखते हुए उसने कहा कि वो जरूर लौटे। बिंग ने जवाब दिया, हाँ वो लौटेगी। वर्तमान में वापस लौटते हुए जो अचानक जागा और देखा कि बिंग का शरीर बहुत गर्म था। चौंककर उसने पूछा कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि उसे ऐसा भी लग रहा था जैसे उसके शरीर से स्मोक निकल रहा हो। बिंग ने असहज होकर जवाब दिया कि उसे भी नहीं पता कि क्या हो रहा है। उसने कहा कि उसका शरीर अजीब महसूस हो रहा है, जैसे वो हीट से पिघलने वाला हो। जो चिंतित होकर उससे बोला कि वो ऐसा न करे। उसने कहा कि उसके कपड़े उतार दिए जाएं और वो बर्फ के टुकड़े लाकर मदद करेगा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उनके चारों ओर सारी बर्फ पिघल रही थी। फिर भी उसने जोर दिया कि वो अपने कपड़े न उतारे, लेकिन बिंग जो गर्मी से लगभग बेहोश हो चुकी थी, उसने उससे पीछे देखने को कहा। बाद में जब वो थोड़ी ठीक हुई तो उसने ऊपर कुछ नहीं पहना था। जो ने राहत की सांस ली और पूछा कि क्या वो ठीक है। बिंग अब भी अपनी सांसें समेटते हुए बोली हाँ, लेकिन उसने उसे चेतावनी दी कि उसने ज़ॉम्बीज देखे थे। उसने कहा कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज इधर उधर फैले हुए हैं। जो ने कहा कि पैनिक न करना ही उसकी स्किल है, और उसे लगने लगा कि वो सच में दूसरों की स्किल्स डिटेक्ट कर सकता है। बिंग ने कहा कि उसने जमीन के नीचे कुछ देखा, दावा करते हुए कि नीचे एक और फ्लोर है जिसमें बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं। जो ने सोचा कि शायद वहीं से बाहर निकलने का रास्ता हो। उन्होंने फ्रीजर का बाकी हिस्सा एक्सप्लोर किया और सच में उन्हें एक ट्रैप डोर मिला जो एक अंडरग्राउंड पैसेज की ओर ले जाता था। जब बिंग उतरने लगी, उसने पूछा कि ये कैसी बदबू है, और जो ने जवाब दिया कि ये सल्फर है, समझाते हुए कि शायद ये वही वेयरहाउस है जिसका लिन गन पाउडर की स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल करता था। उसने कहा कि अब सब कुछ सेंस बना रहा है कि ये जगह अब भी क्यों काम कर रही है और यहाँ इतनी सुरक्षा क्यों थी। फिश फार्म तो बस एक बहाना था। अचानक उन्हें एक ज़ॉम्बी की दहाड़ सुनाई दी और उन्हें एहसास हुआ कि एक हॉर्ड उनकी ओर आ रहा है।
जो ने कहा कि यहाँ इतनी अंधेरा है कि वो खुद भी कुछ नहीं देख पा रहा, इसलिए उसने कहा कि अब सब कुछ बिंग के हाथ में है। बिंग ने पूछा कि उसका क्या मतलब है, तो जो ने कहा कि उसे पता है कि वो ये कर सकती है और उसे उस पर भरोसा है। बिंग ने तब अपनी नई एबिलिटी का इस्तेमाल किया, बताते हुए कि पहला ज़ॉम्बी 10 मीटर दूर है और उसका सिर पहले ही जो ने काट दिया था। बिंग ने यह भी बताया कि बाकी ज़ॉम्बीज कहाँ हैं, कितने हैं और किस डायरेक्शन से आ रहे हैं। लड़ाई अब बहुत आसान हो गई थी। बाद में वे असली वेयरहाउस तक पहुंचे। बिंग ने पूछा कि अब क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जो ने समझाया कि शायद यहाँ से फिश फार्म से जुड़ा एक पानी का आउटलेट हो, तो उन्होंने तैर कर बाहर निकलने का प्लान बनाया। तैरते हुए बिंग को लगा कि वो आखिरकार भाग निकले हैं और उसे खुशी हुई कि उसकी स्किल काम आई। लेकिन रास्ते में उन्हें एक ऐसी फिश मिली जिसकी कहानी उसके दादा फिशरमैन की कहानियों में बताते थे। जब उस फिश ने उस पर हमला किया, जो ने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन फिश उसे खींच रही थी। बिंग ने जानबूझकर जो का हाथ छोड़ दिया ताकि वो उसके साथ न खिंच जाए। लेकिन जो को अपनी पिछली जिंदगी की याद आई और उसने तय किया कि इस बार वो ऐसा नहीं होने देगा। उसने अपनी ग्रोथ एबिलिटी का इस्तेमाल करके एल्जी को फैलाया और उन सब ने मिलकर फिश को पूरी तरह से जकड़ लिया। बिंग, जो लगभग होश खो रही थी, ने जो को अपनी पावर के साथ आते देखा। बाद में उसने आग के पास जमीन पर होश में आकर खुद को पाया और जो की चिंता करने लगी। जो ने उससे पूछा कि क्या वो जाग चुकी है। उसने कहा कि उसने कुछ कैंड फूड गर्म किया है और वो एनर्जी रिकवर कर रहा है ताकि लौट सके। उसने ये भी कहा कि अब फिश खाना कुछ समय तक मुमकिन नहीं होगा। बिंग ने उसे धन्यवाद दिया, लेकिन उस फिश के बारे में पूछा। उसे बस इतना याद था कि वो उस फिश की ओर तैर रही थी जब वो बेहोश हो गई। जो ने बताया कि उसने फिश को मार दिया, तो अब शायद वो किसी और बड़ी फिश का खाना बन गई होगी। उसने कहा कि वो बस एक बड़ा म्यूटेंट था, ज्यादा खतरनाक नहीं, लेकिन म्यूटेशन अब पानी में फैल चुका है। जल्द ही दुनिया की सारी फिश शायद म्यूटेंट्स बन जाएंगी। अचानक बिंग ने एक अलग विषय छेड़ा। उसने कहा कि स्कूल में जो एकदम अपने आप में रहता था, किसी से बात नहीं करता था और शायद ही कोई उससे इंटरेक्ट करता था। लेकिन जब से ये सब शुरू हुआ, उसने बहुत सी जिंदगियां बचाई हैं और दूसरों के लिए अपनी जान खतरे में डाली है। उसने पूछा कि वो ऐसा क्यों करता है। जो ने कहा कि शुरू में उसने सिर्फ उसे बचाया क्योंकि उसे अपनी फैमिली की मदद के लिए उसकी जरूरत थी। बिंग ने कहा कि वो समझती है, लेकिन वो जानना चाहती है कि अब वो ऐसा क्यों कर रहा है। जो ने पूछा कि अब से उसका क्या मतलब है। बिंग थोड़ी शर्माई और पूछा कि वे वापस कब जाएंगे। जो ने जवाब दिया कि अब जब वो जाग चुकी है और दोनों के पास स्किल्स हैं, तो वे आसानी से वापस जा सकते हैं। घर लौटने पर मई ने कहा कि वो बहुत चिंतित थी और जो ने पूछा कि क्या वहां कुछ हुआ तो नहीं। लेकिन मई ने कहा कि वो अंदर चलकर बताएगी, जिससे ये साफ था कि कुछ जरूर हुआ है। होंग म्यूटेशन से गुजर रहा था और उसे पूरी तरह से एक चेयर से बांधा गया था। चाओ ने बताया कि वे दोनों को ढूंढने बाहर निकले थे क्योंकि वो बहुत देर हो चुकी थी और उस तलाश के दौरान वो एक ज़ॉम्बी हॉर्ड से गिर गए थे। चाओ ने कहा कि उसने एक हाई रैंकिंग ज़ॉम्बी से क्रिस्टल लेने की कोशिश भी की थी, लेकिन सफल नहीं हो पाया। म्यू ने पूछा कि क्या हैंग को बचाया जा सकता है, लेकिन जो को नहीं लगा कि ऐसा हो सकेगा क्योंकि वायरस पहले ही उसके दिमाग तक पहुंच चुका था और अगर अब भी कोई कोर इस्तेमाल किया जाए तो भी हैंग एक मॉन्स्टर बन जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे लिन बना था। हैंग ने स्थिति को समझते हुए कहा कि उसे जल्दी मार दिया जाए क्योंकि वो ज़ॉम्बी नहीं बनना चाहता था। जो को सच में कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था, लेकिन तभी उसकी माँ फैंग, जो साफ तौर पर घबराई हुई थी, उसे दिखी। जो ने अपनी माँ को एक कोने में खींचा और उसे एक क्रिस्टल दिया। उसे जल्दी खाने को कहा। फैंग ने पूछा कि उसने ये कहाँ से पाया और जो ने बताया कि उन्होंने इसे फिश फार्म से लिया था और जोर देते हुए कहा कि वो इसे जल्दी खा ले क्योंकि उनके पास ज्यादा समय नहीं है। फैंग ने सवाल किया कि जब वो संक्रमित नहीं है तो उसे इसे खाने की जरूरत क्यों है, लेकिन जो ने कहा कि उसके पास समझाने का वक्त नहीं है और उसे उस पर भरोसा करना होगा। जो ने सोचा कि वो हुआंग को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएगा और उसे डर था कि कहीं बहुत देर न हो जाए, क्योंकि अगर होंग बदल गया तो उसे उसी वक्त फैसला लेना होगा। हैंग ने आखिरकार खुद को छोड़ दिया और जो से विनती की कि उसे मार डाले। जो विजिबली हिल गया कि उसे ये करना पड़ रहा था। हुआंग ने कहा कि वो भी जल्दी अपनी पत्नी से जा मिलेगा, लेकिन अचानक नीली लपटें उनकी ओर बढ़ी और जो को एहसास हुआ कि ये उसकी मां की शक्ति थी या फिर वो पावर जो उसे जो की वजह से मिली थी। उन नीली लपटों से उसने हैंग के सिर पर एक तरह की ब्लेसिंग बनाई जिसने धीरे धीरे उसके पूरे शरीर को शुद्ध कर दिया। अगले ही पल बिल्कुल ठीक हो गया, वह फिर से इंसान बन चुका था। फंग के बच्चे हैरान थे, सोच रहे थे कि क्या वो सच में उनकी मां ही है। लाओ स्तब्ध था, उसने पूछा कि क्या वो सच में मां है, लेकिन जो ने कहा कि वो सच में मां है।
और वो इस हालत में कैसे पहुंची। शियाओ सोच बढ़ गया कि सब लोग उन्हें इतनी हैरानी से क्यों देख रहे हैं। उस समय किसी को भी इस बात की परवाह नहीं थी कि हुआंग ठीक हो गया है। सबकी नजरें तो बस फैंग पर टिकी थी। ग्रुप ने कहा कि माँ ने अब प्यूरिफिकेशन पावर हासिल कर ली है। लाओ ने कहा कि उन्होंने हैंग पर हीलिंग लाइट डाली और उसे फिर से इंसान बना दिया। मई ने कहा कि उसे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि उसकी माँ और भी जवान लगने लगी है। जो ने इस बात की पुष्टि की, समझाते हुए कि कुछ एबिलिटी सच में शरीर को बदल सकती हैं। फैंग ने पूछा कि क्या वह इससे अपने चेहरे के एक्ने और ब्लैकहेड्स भी साफ कर सकती है। वहीं शाओ ने एक ज्यादा गंभीर सवाल पूछा, क्या ये ज़ॉम्बीज को दोबारा इंसान बना सकता है। जो ने अपनी एनालिटिकल स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए समझाया कि वास्तव में ये पावर सिर्फ उन लोगों को डिसइंफेक्ट कर सकती है जो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म नहीं हुए हो, लेकिन जो लोग पूरी तरह से ज़ॉम्बीज बन चुके हैं उन पर इसका डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट होता है। लाओ ने कहा कि अब से उन्हें इन्फेक्शन को लेकर इतनी चिंता नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि फैंग समय रहते किसी को भी प्यूरिफाई कर सकती है। फैंग ने जवाब दिया कि उन्हें स्किल्स की काफी समझ है, लेकिन एक सवाल उनके मन से नहीं जा रहा था। उन्होंने पूछा कि जो को कैसे पता था कि वह इतने एडवांस्ड स्टेज पर भी उसे बचा सकती है। जो ने कहा कि वह खुद भी ठीक से नहीं समझ पा रहा, जैसे कि उसने उस पल में उसे महसूस कर लिया हो। उसे पता था कि वह ऐसी एबिलिटी हासिल करेंगी जैसे उसे अपने भाइयों के लिए भी महसूस हुआ था। जो की एबिलिटी दिन पर दिन और मजबूत होती जा रही थी, लेकिन क्योंकि वह बिंग की एबिलिटी को महसूस नहीं कर पा रहा था, इसलिए वह उसे कॉपी भी नहीं कर सका। इससे उसे लगा कि शायद उसकी एबिलिटी सिर्फ परिवार के सदस्यों तक ही सीमित है और जितने ज्यादा परिवार वाले पावर्स हासिल करेंगे उतना ही उसके लिए फायदेमंद होगा। बाद में जो अकेले बिंग के साथ था और उसने कहा कि वे शुरू कर सकते हैं। उसने बिंग से कहा कि वो जांच करे कि आसपास कितने ज़ॉम्बीज हैं। बिंग ने फिर अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल किया और उसकी परसेप्शन रेडियस ने लगभग पूरे गांव को कवर कर लिया। उसने बताया कि केव के पास 100 से ज्यादा ज़ॉम्बीज का एक हॉर्ड था और एक और बड़ा हॉर्ड पहाड़ के पीछे था। जो ने पूछा कि क्या बिंग को कोई रैंक 2 ज़ॉम्बीज का एहसास हो रहा है और उसने जवाब दिया कि हाँ, फिलहाल 3 है। जो ने सोचा कि ये परफेक्ट है क्योंकि इससे उसके पिता हुआंग और न्यू को मजबूत बनाया जा सकता है ताकि पूरा परिवार ताकतवर हो जाए। लेकिन अचानक बिंग को कुछ अजीब सा लगा और ने पूछा कि क्या हुआ। बिंग ने बताया कि ज़ॉम्बीज एक साथ मूव कर रहे हैं और ऐसा लग रहा था कि वो सब किसी दिशा में सिंक्रोनाइज तरीके से बढ़ रहे हैं। जो को समझ आया कि वे सब एली की दिशा में जा रहे हैं और वह चौंक गया क्योंकि उसने अपनी आंखों से उस आदमी को जलते देखा था। जो सोचने लगा कि क्या सच में लीनिया ने फिश फैक्ट्री का दरवाजा बंद किया जब वे वहां थे, और उसे यह भी एहसास हुआ कि शायद हैंग पर पहले हुए हमले के पीछे भी वही था। बिंग ने पूछा कि अब क्या करेंगे और क्या उन्हें सबको वॉर्न करके एक बार फिर से डिफेंड करने की तैयारी नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो ने कहा कि हालात ऐसे हैं कि लिंग को सभी ज़ॉम्बीज इकट्ठा करने में 1 दिन से ज्यादा लग जाएगा, इसलिए इंतजार करने के बजाय वे पहले ही हमला कर देंगे। बाद में जंगल में जो ने लिंग को पुकारा, कहते हुए कि उसे पता है कि वो यहीं कहीं है। लिंजिए ने जवाब दिया, मानते हुए कि उसे उम्मीद नहीं थी कि जो खुद उसके पास आएगा, और पूछा कि क्या वह सीधा अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा है। जो ने पलटकर कहा कि पिछली बार मरने का नाटक तो उसने ही किया था। जब लिंजिए ने उसे चुप रहने को कहा और हमला किया तो जो ने आसानी से उसका वार चकमा देकर पलटवार किया और उसके घायल शरीर पर वार किया। जो को यकीन हो गया कि वह सही था। लिंग का जला हुआ शरीर अब तक पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था। यही वजह थी कि फिश फैक्ट्री में उसने सीधा सामना नहीं किया क्योंकि वह कमजोर था। जो ने कहा कि वह हमेशा से एक डरपोक रहा है। लिंजियर ने गुस्से में कहा कि जो को इतना घमंड नहीं करना चाहिए क्योंकि वह अकेला नहीं था। उसी समय जंगल में एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। जो ने कहा कि उसे पता था कि उसके पास मदद होगी, लेकिन उसने ये भी साफ कर दिया कि उसके पास भी रेनफोर्समेंट्स हैं और उसने पहले ही रास्ते में सबको इंटरसेप्ट कर लिया है। इस बार लिंजा का अंत तय है। उधर ज़ॉम्बीज का हॉर्ड लाओ के बमों से नष्ट हो रहा था और वह हंसते हुए कहा था कि वहां सब सच में राख बन रहे हैं। लेकिन अपनी हंसी के बीच में लाओ पेट से गिर पड़ा, लेकिन उसकी प्यारी पत्नी ने उसे थाम लिया। हालांकि और ज्यादा ज़ॉम्बीज वहां आ गए और इस बार उसने खुद अपनी पावर का इस्तेमाल किया। नीली लपटों को बुलाकर एक जलता हुआ क्रॉस बनाया जिसने आसपास के सभी ज़ॉम्बीज को जला दिया। उसने कहा कि उसकी एबिलिटी थोड़ी असुविधाजनक है, जबकि लाओ जो अब भी पूरी तरह से प्रेम में डूबा था
बस उसे देखता रह गया। इस बीच वह बिंग से रेडियो पर बात कर रही थी। उसे बता रही थी कि उस इलाके के सभी ज़ॉम्बीज़ को खत्म किया जा चुका है और पूछा कि अगला पॉइंट क्या होगा। बिंग ने अपनी स्किल का इस्तेमाल करते हुए सबको गांव के नक्शे पर गाइड किया और जब उससे उसकी स्थिति के बारे में पूछा गया तो उसने जवाब दिया कि वह सुरक्षित है, वह एंट्रेंस की रक्षा कर रही है और उसे सही सही पता है कि कब कोई ज़ॉम्बी आने वाला है। उसी समय शियाओ भी अकेले ही ज़ॉम्बी से बड़ी आसानी से निपट रहा था। लाओ ने कहा कि ये ज़ॉम्बीज़ तो उन्हें छू तक नहीं पा रहे हैं। शियाओ ने कहा कि ये सब बिंग की वजह से है क्योंकि उसका फॉर्मेशन कमांड परफेक्टली काम कर रहा है और सबने कहा कि वो ही अब टीम की कमांडर है। बिंग ने नाराज होकर कहा कि नहीं, वो तो बस मदद कर रही है। तभी उसने देखा कि जो की ओर कुछ अजीब चीज बढ़ रही थी। उस समय जो लिंजी के शरीर को नीली आग में प्यूरिफाई कर रहा था और खुद से कह रहा था कि इस बार वह हार नहीं सकता। उसने कहा कि लिंज पूरी तरह से गिर चुका है और उसके ज़ॉम्बीज़ को खत्म किया जा चुका है और पूछा कि क्या वह सच में सोचता था कि उसके पास जिंदा बच निकलने का कोई भी मौका है। उसने कहा कि अब उसका अंत हो चुका है। लिंज ने जवाब दिया कि हाँ, सही कहा।